आज हम बात करेंगे एक ऐसी साइंस फिक्शन फिल्म के बारे में जो हाल ही में रिलीज हुई है। इसके सपनों जैसे दृश्य कुछ हद तक कथुलू की शैली की याद दिलाते हैं। कहा जाता है कि इस फिल्म ने ग्रीनवुड का फायदा उठाया और एक वर्चुअल दुनिया बनाने में काफी समय लगाया, जो देखने वालों को हैरान कर देती है। इसके अलावा फिल्म ने अपने रंगों में एक और परत जोड़ दी है। कहानी 2050 के भविष्य की दुनिया में घटित होती है। इंसानों ने लगातार बिगड़ती पारिस्थितिकी प्रणाली को हल करने के लिए जेनेटिक तकनीक विकसित करना शुरू कर दिया, लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि जानवरों और पौधों की दुनिया में अचानक भयानक बदलाव आ गया। महिलाएं सिटी नामक एक शहर में जीवित बच गईं। गरीब लोग सुनसान जंगलों में रहते हैं। मुख्य पात्र शिया वेई एक छोटी लड़की है जो गरीबों की दुनिया में रहती है। इस समय वो दलदल में भोजन की तलाश कर रही है। सावधानी पूर्वक खोज के बाद एक उत्परिवर्तित आलू बैग में डाल दिया जाता है। तभी उसे गलती से एक नई प्रजाति मिलती है, एक बेरंग कैटरपिलर। ऐसा दुर्लभ छोटा जानवर, इसे वापस लाओ, तुम्हें इसका अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए। सड़ते हुए स्वाद से भरे जंगल से गुजरते हुए शिया वेई जल्दी से अपने घर लौट आई। उसके दरवाजे के सामने जंगली पौधों का एक बड़ा टुकड़ा है। उसके लिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उत्परिवर्तित पौधा एक आम चीज है। आलू को मैश करके उसका रस बना ले, फिर उसे एक कप में डालें। अंत में मैं अपने पिता के कमरे में आई ताकि उन्हें रात में आराम मिल सके और वर्षों से लकवाग्रस्त अपने पिता के साथ रह सकूं। शिया वेई ने कहा कि वो प्रयोगशाला जा रही है। हालांकि मेरे पिता एक पौधे इंसान है, लेकिन उनकी चेतना उनके शरीर से जुड़ी हुई है। यानी शिया वेई कभी भी और कहीं भी पिता से संवाद कर सकती है और ठंडी और नम प्रयोगशाला में जा सकती है। दोनों तरफ तरह तरह के अजीबोगरीब जीव हैं। एक गुप्त स्थान खोलें जो बहुत सारे प्रयोगात्मक रसायनों से भरा हुआ है। उसने कैटरपिलर को बोतल में डाला और अध्ययन करना शुरू कर दिया। ये देखने की कोशिश कर रहा था कि वो कैसे जीवित रहता है। ये अचानक घर के बाहर अफवाह है। शिया वेई को उत्सुकता है कि क्या हुआ। जी मैंग प्रयोगशाला छोड़कर चला गया। ये सिर्फ एक बिल है। शिया वेई निरीक्षण करने के लिए एक तरफ छिप गई। उसने तीर्थयात्री को देखा जो घबराई हुई अवस्था में था। इससे उसे अपनी माँ की याद आ गई। पता चला कि उसकी माँ के जहर खाने के बाद तीर्थयात्री तीर्थ यात्रा में शामिल हो गया था। वो तब से कभी वापस नहीं आया। मुझे लगता है कि ये शर्म की बात है। इन बच्चों को उसके खूनी स्नान और प्रतिबिंब के आधार के रूप में लिया गया था। जब शिया वेई को यहाँ अपना चाचा मिला तो एक अजीब दिखने वाली महिला को एक वस्तु ने नीचे गिरा दिया, केवल उसे दर्द से सिसकते हुए देखने के लिए। और उसके आसपास के बच्चे बिल्कुल नहीं हिल रहे थे। जमीन पर पुराने पुल ने बच्चों को महिला को मारने का आदेश दिया और फिर कहा कि ये उइगरों का एक प्रकार का सेल फ्यूजन था। वे इंसान नहीं है और उन्हें जीने की जरूरत नहीं है। लड़का काफी बहादुर था और ऐसा करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उइगर ने उसे उल्टा कर दिया। इस दृश्य ने बच्चों का उपहास उड़ाया। ये ज्ञात नहीं है कि पुराने पुल की नजर में ये सिर्फ बूढ़े लोगों का एक समूह है। लड़के ने महिला को मार डाला, उसके से नहीं। वे पहले से ही इस तरह की बात करने के लिए सुन्न है। लाओ कियाओ खंजर वापस करने के लिए चला गया और शिया वेई को वापस कमरे में ले आया। क्या ऐसा ठंडा और निर्दयी बूढ़ा कियाओ वास्तव में अपने भाई की मदद करेगा? जैसा कि उम्मीद की जा सकती थी, लाओ कियाओ ने शिया वेई का खून लेने के बाद उसे आवश्यक कोशिकाएं प्रदान नहीं की और निर्णायक रूप से शिया वेई को बाहर निकाल दिया। निर्दयी शिया वेई पिछवाड़े में आ गई। वो तार के जाल से गुजरी और लाओ कियाओ की प्रयोगशाला में घुसने ही वाली थी। इस समय महल की उड़ने वाली मशीन सीटी बजाती हुई गुजरी। घंटी की आवाज ने सिर्फ ध्यान आकर्षित किया। शिया वेई भी कमरे में घुस गई। उसने जनरेटर से तरल पदार्थ निकाला और भोजन उगाने के लिए एक छोटा सा घर खोजने के लिए मुड़ी। ये वो कीमती बीज है जो पुराने पुल ने बदले थे। शिया वेई ने उनमें से कुछ को खजाने के रूप में ले लिया। वापस जाते समय आसमान मशीन की आवाज से भर गया था। महल से एक उड़ने वाली मशीन तेजी से गिर रही है। शिया वेई हैरान है, लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं सोच सकती, क्योंकि बिस्तर पर पड़े पिता अभी भी उसके बचाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जल्द ही घर की बिजली सामान्य हो गई। शिया वेई ने चुराया हुआ बीज खोला और अपने पिता को दिखा। जागी। उसने खुद को एक अजीब वातावरण में पाया। वो बिस्तर से उतरकर चलना चाहता था, लेकिन उसके पैर की चोट ने उसे जमीन पर गिरा दिया। आवाज ने वेई को जांच के लिए प्रेरित किया। दोनों के बीच बातचीत के माध्यम से उसने सीखा कि महिला क्षेत्र में महल से आई थी। वो और उसके पिता जंगल को नष्ट करने के लिए एक हेलीकॉप्टर ले गए। उम्मीद है कि वेई जंगल में लौटकर उसके पिता को ढूंढ पाएगी। उसके बाद जरूर भारी खून बहेगा। इस समय वेई के पिता के साथ अचानक एक दुर्घटना हो गई। पूरा शरीर कांप रहा था। महिला घर के पीछे आई और लेट गई। बस एक कोमल चुंबन। वेई के पिता को शांत होने दो। ये महिला कहाँ से है? उसके पास ये शक्ति क्यों है? सुबह सुबह महिला को चुकाने के लिए शिया वेई जंगल में लौट आई और जमीन पर फिसलने के निशान का पीछा किया। उसे जल्दी वो जगह मिल गई जहाँ विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। अंदर कोई फंसा हुआ था। जैसे ही वो ड्राइवर का कैबिन खोलने वाला था, लाओ कियाओ दौड़ता हुआ आया। पता चला कि उसने भी उस दिन दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान को देखा था, इसलिए उसने जंगल की तलाशी ली और उसे यहाँ पाया। बच्चों ने कैबिन का दरवाजा खोला। कैबिन में एक आदमी उनके सामने आया। लाओ कियाओ ने एक दूसरे को देखा और उसे देखा। उसने सीधे अपने हाथ से उसका मुंह ढक लिया। शिया वेई उसे मनाना चाहती थी, लेकिन उसे लाओ कियाओ ने एक तरफ धकेल दिया। दुनिया के अंत में क्यू शेंग्यू ने लाओ कियाओ को एक राक्षस बना दिया जो बिना पलक झपकाए लोगों को मार डालता है। जर्जर ड्राइवर के कैबिन में लाओ कियाओ को एक रेशमी बैग मिला। उसने अनुमान लगाया कि उड़ने वाली मशीन में कोई और व्यक्ति हो सकता है। वापस जाने के
के बाद वी ने महिला को सच नहीं बताया। उसने महिला के पैर पर लगी कोशिका झिल्ली को हटा दिया। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, घाव ठीक हो गया था। महिला ने वी को चौंका दिया कि उसके पास बायोडिग्रेडेबल तकनीक होगी। वी ने कहा, मैं इससे भी ज्यादा कर सकता हूँ। फिर वो उसे एक जंगल से होकर ले गया। आखिरकार वो एक जगह आया। यहाँ तरह तरह की अजीबोगरीब पौधे हैं। उनमें न केवल जान है बल्कि वे मानव भाषा भी समझते प्रतीत होते हैं, और ये सभी पौधे वी द्वारा विकसित किए गए हैं। महिला ने उसे देखा और हैरान रह गई। अगर जियान इस तकनीक को महल में लाता है तो ये निश्चित रूप से दुनिया को चौंका देगा। दूसरों द्वारा पहचाने जाने वाला शिया वेई अच्छे मूड में था। वापस जाने के बाद उसने महिला के साथ बहुत बात की। शिया वेई उसके साथ किताब ले गई और बिल्ली की ओर इशारा करते हुए पूछा कि क्या महिला ने उसे देखा है। उसके बाद उन्होंने अन्य विलुप्त जानवरों पर भी चर्चा की। गढ़ हम जैसे लोगों के लिए इतना बंद क्यों है? अगर ये सबके लिए अपने दरवाजे खोल देता तो पर्याप्त संसाधन नहीं होते। किताब पढ़ने के बाद शिया वेई ने प्राचीन किंग जियान निकाला। इस समय वो एक विश्वास पात्र खोजने जैसा था। साझा करने के लिए सब कुछ निकालने को तैयार था। अगले दिन शिया वेई महिला को जंगल के बारे में सच्चाई बताने से खुद को नहीं रोक सकी। फिर वो उसे घटना स्थल पर ले गई और नदी में तैरती हुई लाश को देखा। महिला दौड़ कर आई और अपने पिता को गले लगाकर रोने लगी। शिया वेई नीचे कूद गई और महिला को किनारे पर खींच लिया। चूंकि ये आ गया है, सब कुछ केवल सुचारू रूप से जा सकता है। इस समय शिया वेई ने एक नई स्थिति पाई। उसने महिला के बाल काट दिए। गर्दन पर कट स्पष्ट है, मैं तुम्हारा गला घोट दूंगा। जैसा कि महिला ने कहानी सुनाई, मूल अंत खो गया था। पता चला कि उस पर और उसके पिता पर महल से हमला हुआ था और उन्होंने दूसरे महल में भागने का फैसला किया, लेकिन परिणाम स्वरूप पायलट पर हमला किया गया और उसकी मौत हो गई। वी, जो सच्चाई जानता था, गुस्से में था। उसे महिला के झूठ और झूठ से नफरत थी। ऐसा लगता है कि उसका महल का सपना टूटने वाला है। वापस जाने के बाद शिया वेई ने महिला को जल्दी से निकलने के लिए कहा। महिला ने सुनी और चुपचाप कमरे में आ गई। उसने चाकू निकाला और अपनी जान लेना चाहती थी। इस अर्थहीन जीवन को अलविदा। आवाज ने शिया वेई को आकर्षित किया। उसने महिला को आत्महत्या करने से रोका। महिला को उड़ाने के बाद शिया वेई की अचानक एक चमक आ गई। उसने महिला के खून की कुछ बूंदें निकाली। मैं देखना चाहता हूँ कि ये व्यक्ति भीड़ से अलग क्यों है। जब कोशिकाओं ने माइक्रोग्लिया दिखाया तो वी ने देखा कि डीएनए अन्य कोशिकाओं द्वारा कसकर लपेटा गया था, मानो बंद कर दिया गया हो। महिलाओं को नहीं पता कि इसका क्या मतलब है। उसके पिता ने इसका कभी जिक्र नहीं किया। वी को इसके लिए दर्द में देखकर महिला बिस्तर पर बैठ गई और पियानो निकाल लिया। उसने कहा कि हमला होने की वजह ये थी कि वो किल हैक का राज अपने शरीर में छुपाया था। अगले दिन सियाओ वेई मशीन लेने प्रयोगशाला गई, लेकिन इसी खालीपन में लाओ क्याओ उसके घर आ गया। उसने अंदाजा लगाया कि सामने वाली औरत उड़न खटोले में सवार दूसरी औरत है। सियाओ वेई के पिता की सुरक्षा के लिए वो औरत लाओ क्याओ के कहने पर उसके साथ जाने को तैयार हो गई। नाजुक मोड़ पर सियाओ वेई हथियार लेकर कमरे में घुस गई। अफरा तफरी की लड़ाई के बाद उस औरत ने लाओ क्याओ को हाथ से पकड़कर मेज पर पटक दिया और सियाओ वेई ने भी उसके गले पर हथियार रख दिया। शायद सियाओ वेई बहुत दयालु थी। उसने अपने चाचा को अपनी खोज के बारे में बताया और कहा कि अब खाने की चिंता नहीं करनी होगी। जब तक वो तकनीक के अनंत दोहराव में महारत हासिल कर लेगी, उसे किले के साथ व्यापार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब लाओ क्याओ घर लौटा तो उसने सबसे पहले किले को ये राज बता दिया। उसी समय सियाओ वेई अभी भी खोज में जुटी थी। जल्द ही खतरा आ ही गया। उसके पिता ने खिड़की के बाहर एक अजीब सी रोशनी देखी और वो तेजी से उनके घर की ओर बढ़ रही थी। वो अभी सोच ही रहे थे कि दरवाजा बंद हुआ और सैनिकों का एक दल अंदर घुस आया। सियाओ वेई ने झाड़ू उठाकर उन्हें रोकना चाहा, लेकिन वे हैरान कर देने वाली तेजी से आगे बढ़े। बस पलक झपकते ही सैनिक पूरे कमरे में फैल गए और सियाओ वेई वो औरत मेज पर चढ़ गई। जब खतरा उन पर हावी होने को था, सैनिक अचानक धूल में बदल गए। दोनों ने नाक ढकी और कुछ समय के लिए बाल बाल बच गई। उसके पिता ने कहा कि ये किले द्वारा खोज के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जैविक हथियार था। मौजूदा स्थिति दिखाती है कि वे उजागर हो चुके हैं। सियाओ वेई और उस औरत को जल्दी से निकलना होगा। सियाओ वेई के लिए ये बात मानना मुश्किल था। वो अपने पिता को छोड़कर मरने के लिए नहीं छोड़ सकती थी, लेकिन उसके पिता ने इंसानियत की उम्मीद का हवाला देकर उसे समझाने का फैसला किया। उसी समय किले के रक्षक पहले लाओ क्याओ के घर पहुंचे, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही उन्होंने उसे गोली मार दी। लाओ क्याओ शायद भूल गया था कि रेगिस्तान में बेकार चीजों का कोई मोल नहीं होता। लाओ क्याओ के परिवार को खत्म करने के बाद रक्षक फिर से सियाओ वेई घर आ गए। आखिरी समय में सियाओ वेई के पिता ने खुद को बलिदान करना चुना। सियाओ वेई और वो औरत भागते रहे। आखिरकार किले के रक्षकों ने उन्हें ढूंढ ही लिया। जैसे ही वे घास के मैदान से गुजरे, सियाओ वेई ने औरत को दोनों तरफ के पौधों को न छूने की चेतावनी दी। फिर पीछे आ रहे रक्षक उन पर हावी हो गए। रक्षकों को खत्म करने के बाद वे किले के पीछे की ओर बढ़ने लगी। घावों से जुगनू निकल रहे थे। असल में इन कीड़ों ने उनकी जान बचाई थी। तभी उस औरत ने सियाओ वेई से कहा कि किले में बहुत सारे सैनिक हैं और केवल वो अपने फैसले से सियाओ वेई की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है। सियाओ वेई ने सुना, लेकिन उसके विचार से सहमत नहीं हुई। वो औरत तलवार से पकड़ी गई और उसे चूमना पड़ा। उसके शरीर की अनोखी कोशिकाओं ने सियाओ वेई को सुला दिया। सुबह सियाओ वेई की आंख एक पत्तेदार रात में खुली। वो घर लौटी और कुछ देर जले हुए घर के सूर्यास्त को देखती रही। फिर वो नीचे झुकी, कुछ बीज लिए और उन्हें दफना दिया। शायद ये उसकी आखिरी याद थी। आखिरी याद। लाओ क्याओ के बचे हुए बच्चे उन्हें ढूंढते हुए आ गए। वे सियाओ वेई के पीछे पीछे नई जगह की तलाश में निकल पड़े। रास्ते में सियाओ वेई ने मरुस्थल के तीर्थ यात्रियों को देखा और उनके पीछे चलती रही। सियाओ वेई के मन में हमेशा एक सवाल था। वो जानना चाहती थी कि तीर्थ यात्री कूड़ा कबाड़ कहाँ ले जाते हैं। कई दिनों और रातों की यात्रा के बाद वे तीर्थ यात्रियों के ठिकाने पर पहुंचे। ये जगह बहुत जर्जर थी। हर जगह चेहरे ढके तीर्थ यात्री थे जो तरह तरह के कूड़े से बने सैकड़ों मीटर ऊंचे टॉवर के पास खड़े थे। सियाओ वेई ने उस पर चढ़ने का फैसला किया। जल्द ही टॉवर की सबसे ऊंची चोटी पर सियाओ वेई ने वो नजारा देखा जो उसने कभी नहीं देखा था। हल्की हवा उसके चेहरे को सहला रही थी। दूर अमीरों के इलाके का किला साफ दिख रहा था। तो ये है वो सपनों की जगह। सियाओ वेई ने बचे हुए बीज निकाले और अपनी हथेली पर रख लिए। हवा के एक झोंके ने बीजों को उड़ा लिया और उन्हें हवा में बिखेर दिया, उगते सूरज की ओर। लगता है गरीबों की उम्मीदें चुपके से जाग रही हैं। शायद निकट भविष्य में सियाओ वेई अपने तकनीकी ज्ञान का इस्तेमाल करके एक ऐसी दुनिया बनाएगी जो पूरी तरह से गरीबों के लिए हो।